बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज को डिस्कस किया था और उससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जरा जल्दी से मुझे इनके सोल्यूशन बताइएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं Which one of the following is the book of prime entry and not part of double entry system? तो ऐसी कहते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है लेकिन डबल एंट्री का सिर्फ पार्ट नहीं है, तो उसमें क्या आ जाता है हमारे पास पैटी है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 3, ये हम लोगों ने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें तो कहते हैं रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट हैड अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ₹8500 और इसकी जरा रिक्वायरमेंट्स देखे ना, तो कहते हैं करेक्ट बैलेंस ऑन द रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट शुड बी। कहते हैं जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो कितना है। इट कंटेन्स अ कॉन्ट्रा टू द परचेज लेजर। बेटा परचेज लेजर से मुराद आपका पेएबल्स का अकाउंट है, उसके साथ इसकी एक कॉन्ट्रा सेटलमेंट है कितने की। तो आपको पता है कि कॉन्ट्रा सेटलमेंट हमारे पेएबल्स को भी कम कर देती है और हमारे रिसीवेबल्स को भी कम कर देती है। एसेट्स में भी डिक्रीज, लायबिलिटीज में भी डिक्रीज। और कहता है बट दिस हैड बीन एंटर्ड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द कंट्रोल अकाउंट। तो कंट्रोल अकाउंट से के वर्ड से नहीं परेशान हो जाना, आपने यही समझना है कि जैसे हमारे पास एक टी अकाउंट है, अब कॉन्ट्रा सेटलमेंट कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होती रहती है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती रहती है। गुड। तो इसने हमारे रिसीवेबल के बैलेंस को कम करना था, हमने क्या किया, इसको जाकर डेबिट साइड पे लिख दिया। तो हमने अपने रिसीवेबल्स के बैलेंस को इंक्रीज कर दिया। ये बात क्लियर है सब बच्चों को। अच्छा, कितनी अमाउंट से आपने इंक्रीज किया, 800 से, डबल इम्पैक्ट के साथ। 400 जो बाय मिस्टेक जाके डेबिट हुआ वो खत्म करो, और 400 जो क्रेडिट करना था और तुमने नहीं किया, तो आप अपने इस क्लोजिंग बैलेंस को 800 से डिक्रीज कर दोगे तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा 7700। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को। और नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप भी किया हुआ था ये क्वेश्चन वगैरह। द रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एट फर्स्ट में हैड बैलेंस ऑफ रुपीज डेबिट एंड रुपीज। बेसिकली अगर हम लोग देखें, हम लोग कह रहे होते हैं कि यार मेरा रिसीवेबल है तो मेरा एसिड है, एसिड है तो हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा, तो हम लोग सही कह रहे होते हैं। लेकिन मेरा है कस्टमर और उसने मुझे एडवांस में पेमेंट कर दी, है मेरा कस्टमर लेकिन उसने मुझे एडवांस में पेमेंट कर दी फॉर गुड्स डिलीवर्ड इन फ्यूचर। अब मैंने उसके अगेंस्ट उसको वो पेमेंट नहीं वापस करनी, मैंने उसको गुड्स डिलीवर करनी है इन फ्यूचर। इसी दौर में मेरा अकाउंटिंग एरर हो गया। मैंने जो उससे अमाउंट रिसीव की हुई है एडवांस के तौर पर, वो मेरी अब लायबिलिटी है, मेरी ऑब्लिगेशन है, या तो फ्यूचर में मैं उसको गुड्स डिलीवर करूं, और अगर गुड्स डिलीवर नहीं कर सकता तो ये अमाउंट उसको वापस करो। जब तक गुड्स डिलीवर नहीं हो जाती है मेरी लायबिलिटी है। अब क्या हुआ, क्या मैं इसको अपना क्रेडिटर मानूं? तो कहते हैं नहीं नहीं, कस्टमर है, कस्टमर ही रहने दो। सिर्फ क्या है, कस्टमर में आप अपना बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिख दो, जितना आपने एडवांस रिसीव किया हुआ है फ्रॉम कस्टमर वो बैलेंस आप अपने अकाउंट से की क्रेडिट साइड पे आके लिख। तो जब उसने आपको बता दिया कि आपके पास बेसिकली रिसीवेबल का अकाउंट है, तो आपने यहां पर अपना रिसीवेबल का अकाउंट ही बनाना था। और ऐसे क्वेश्चन में जहां पर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन ना हो, क्वेश्चन को फॉलो करते रहा करो, आप वहां पे रीजन ढूंढने पड़ जाते हो, हाउ इज इट पॉसिबल, और वहां पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जब उसने कह दिया कि भाई रिसीवेबल है, उसका डेबिट बैलेंस हमारे पास कितना है 3 2, आप यहां पे डेबिट बैलेंस लिखो और क्रेडिट बैलेंस कौन सी साइड पे लिखोगे 1
275, बस इतनी सी बात। क्लियर? मतलब ये मैंने अपने कस्टमर से रिसीव करने हैं 32750, लेकिन मेरे कुछ कस्टमर ने मुझे 1275 एडवांस में भी पे किया हुआ है, तो ये मेरी लायबिलिटी ऑटोमेटिकली सेटल हो जाती है। अब नेक्स्ट देखें, कहता है ड्यूरिंग द मे सेल्स ऑफ ₹125,000 वर मेड ऑन क्रेडिट। तो बेटा ये 125,000 यहां पर आ गए आपके पास। फिर कहता है रिसीट्स फ्रॉम रिसीवेबल्स अमाउंटिंग टू ₹123,050। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 123,050। उसके बाद कहते हैं रिफंड ऑफ ₹1,300 वर मेड टू द कस्टमर। अब यहाँ पे इंसान सोच में पड़ जाता है, ये क्या बात है, कस्टमर से तो हम हमेशा अमाउंट रिसीव करते हैं, ये रिफंड टू कस्टमर। भाई जो मैंने एडवांस लिया था वो मैंने वापसी किया, उसको मैं उसको गुड डिलीवर नहीं कर पाया, या मैंने कोई सेल्स रिटर्न की, उस टाइम पे क्रेडिट थी, बाद में उसने शायद मुझे पैसे भी दे दिए। क्लियर? ये जो यहाँ पे रिसीव्ड की, लेकिन उसे पता चला कि यार ये तो गुड्स ही डिफेक्टिव है, वो अब आएगा तो मैं उसे ये नहीं कहूंगा कि भाई सेल्स रिटर्न क्रेडिट पे थी तो सेल्स क्रेडिट पे थी तो सेल्स रिटर्न क्रेडिट पे जाएंगी। मैं उसे कहूंगा कि भाई क्रेडिट पे थी, लेकिन वो कहेगा मैं तो पे कर चुका हूं ना, चलो निकालो पैसे, तो मैं यहीं से निकाल के उसे रिफंड करूंगा कि ये लो वापसी। ज्यादा नहीं सोचना था, आप पैसे दे रही हो तो कैश क्रेडिट, किसको दे रहे हो, कस्टमर्स को, तो रिसीवेबल को डेबिट कर देना था। कितने से? 1300 से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? और फिर क्या कहता है, द क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस इज ₹2,000। अब अगर ये ना बताता हो तो मैं सारे का सारा डेबिट बैलेंस रखता, उसने कहा क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस इज ₹2,000। अब यहाँ पे बच्चा मिस्टेक क्या करता है, आमिर भाई वो जाता है और यहाँ पे जाके 2000 लिख देता है। नहीं, ये गलत है। क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड पर होता है और ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड पर होता है। अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस है, क्रेडिट है, तो लिखेंगे कहां पर, डेबिट साइड। ये इधर, ये मिस्टेक की जाती है बच्चों से। बच्चा समझता है क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे लिखूं, नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर ये ओपनिंग बैलेंस हो, ओपनिंग बैलेंस अपनी नेचर के साथ चलते हैं और क्लोजिंग बैलेंस अपनी नेचर के अपोजिट चलते हैं। क्लियर? अब ये क्लोजिंग बैलेंस था, क्रेडिट था, मैंने डेबिट साइड पे लिखना है, और अब मुझे यहां पर पता चल जाएगा कि मेरा क्लोजिंग डेबिट बैलेंस कितना है। अब ये बैलेंसिंग वैल्यू 36 और मेरा क्वेश्चन सॉल्व। जी क्लियर हो गया? मैंने यहाँ पे यही दिया है ना, 36725। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹917 brought forward on Y's account in the books of X में। मतलब मैं अकाउंटिंग X की कर रहा हूं, X की बुक्स में मेरे पास एक अकाउंट मौजूद है जो कि Y के नेम से है, Y's अकाउंट, और उसमें मुझे क्या नजर आया, क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। भाई ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है तो ये मुझे यहां पे नजर आएगा 917। इसका क्या मतलब है, एक्स ने वाई के 917 रुपीज पे करने, ओके, या वाई ने एक्स से 917 रुपीज रिसीव करने हैं, इसका ये मतलब। तो आपसे पूछ रहे इसमें से क्या, एक्स ऑफ वाई ₹917, वाई ऑफ एक्स ₹9, एक्स हैज पेड। बेटा अगर हैज पेड होता तो फिर यहाँ पे नजर ना आता, उसने पेड नहीं किया तभी तो नजर आ रहा है, और एक्स इज ओड ₹917 बाय ए। तो इस सिचुएशन में हमारे पास आएगा एक्स और वाई ₹9। एक्स मकरूज है वाई का
कितनी अमाउंट से? 917। क्लियर? 7 अ सप्लायर सेंड्स यू अ स्टेटमेंट। क्या होती है स्टेटमेंट? क्या वो आपको बता रहा है कि भाई आपने मेरे इतने पैसे देने। ओके अच्छा, statement showing a balance outstanding of rupees 14350. Your own record shows a balance outstanding of rupees 1450. मतलब उसने जो स्टेटमेंट शो की ना, अब स्टेटमेंट भेजने का यही फायदा हो जाता है कि क्विकली आप लोग देख सकते हो कि भाई डिफरेंसेस कहाँ पर आ रहे हैं। अब क्या आया, उसने कहा कि भाई आपने मेरे 14,350 रुपए देने हैं। सप्लायर ने सेंड की ना, जबकि मैंने अपना रिकॉर्ड देखा तो उसके मुताबिक मुझे पता चला कि भाई मैंने तो उसके 14,500 रुपए पे करने हैं। क्लियर? अब अगर कोई हम जैसा हो तो वो कहे इट्स ओके यार, कम ही बता रहे हैं ना, कोई बात नहीं 350 दे। लेकिन अगर ये उलट होता तो हम लोग चीखे मारते कि भाई कैसे, ये क्या, मेरे पास तो ये अमाउंट आ रही है। लेकिन आपसे वो पूछ रहा है कि बताओ डिफरेंस की रीजन क्या हो सकता है, डिफरेंस की रीजन क्या हो सकता है। अब बहुत ज्यादा सोचने वाला क्वेश्चन था ये। डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो सकती हैं कि भाई देखो उसने ये अमाउंट बताई, इसकी भी बहुत सी रीजन है। हो सकता है उसे 150 रुपए किसी और ने दिया हो और उसने मेरे अकाउंट को डेबिट कर दिया हो, मेरे अकाउंट में आके रिकॉर्ड कर दिए हो। ओके, हो सकता है मैंने उसको ऑनलाइन पेमेंट कर दिया हो लेकिन अभी तक रिकॉर्ड ही ना की हो सकता है उसने मुझे डिस्काउंट दिया हो और मैंने रिकॉर्ड ही ना किया हो। 150 का डिफरेंस है ना, 150 का उसने मुझे डिस्काउंट दिया हो और मैंने रिकॉर्ड ही ना किया हो। ऐसी बहुत सी रीजन हो सकती हैं। आपने नहीं सोचना, आपने ऑप्शंस पे जाना है और ऑप्शंस के बारे में आपने जर्नल नहीं सोचना। यहां से देख, कहते हैं सप्लायर सेंड an invoice of rupees 150 which you have not yet received. बेटा अगर उसने मुझे इनवॉइस सेंड की हुई है सप्लायर ने, तो उसने तो मेरे बैलेंस को इंक्रीज करना था, ऐसा ही है ना। और मैंने अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया तो मेरा बैलेंस कम होता। यहाँ तो उलट है, तो ये नहीं, ये इसकी रीजन नहीं बन। क्या आपको मेरी ये बात समझ आई है? क्या उसने एक बिल भेजा मेरी तरफ कि भाई ये 150 रुपए का बिल है जो तुम मुझे पे कर दो, तो क्या उसने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया होगा? क्या उसने मेरे बैलेंस को इंक्रीज नहीं कर दिया होगा? मैंने नहीं रिकॉर्ड किया तो मेरा बैलेंस कम होना चाहिए था ना। यहाँ तो मेरा बैलेंस ज्यादा है और उसका बैलेंस कम है। डन, ये नहीं रीजन बनता। नेक्स्ट हम लोगों ने सोचा कि भाई इसमें supplier has allowed you 150 cash discount which you had omitted to enter in your ledger. ये बात कुछ समझ लगी कि ये बात बिल्कुल सही है। उसने डिस्काउंट दिया तो उसने रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन अभी तक मैंने उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं। ओके हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊं। अच्छा, you have paid the supplier rupees 150 which he has not yet accounted for. अब अगर आप पे कर चुके हो तो आपका बैलेंस कम, और उसने रिकॉर्ड नहीं किया तो उसका बैलेंस ज्यादा होना चाहिए था। उलट है यहाँ पर, तो सी इसलिए नहीं बनता। डी, यू हैव रिटर्न गुड्स वर्थ रुपीज 150। भाई आपने गुड्स रिटर्न करके तो रिकॉर्ड की होगी, आपका बैलेंस कम हो गया। और अगर उसने रिकॉर्ड नहीं की तो उसका बैलेंस ज्यादा होता, यहाँ उलट था। क्लियर? तो इस वजह से कौन सा ऑप्शन? बी। कहते हैं इन द रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट which of the following list is composed only of item which would appear on the credit side of the account? हाँ जी, क्रेडिट साइड्स ऑफ द अकाउंट, तो मतलब मुझे क्रेडिट नेचर अकाउंट ढूंढने चाहिए। क्वेश्चन देखो, इन रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट which of the following list is composed only of items which would appear on the credit side of account? receivables की क्रेडिट साइड में कौन कौन सी चीजें? भाई मैंने कैश रिसीव किया,
Sales return, irrecoverable debts written off, contra against amounts due to suppliers, सारी की सारी रिसीवेबल्स के क्रेडिट साइड पे जाती हैं, ये आ गई। और उसने यही कहा कि भैया आपका रिसीवेबल्स का अकाउंट है, बताओ उसकी क्रेडिट साइड पर कौन कौन सी एडजस्टमेंट लिखोगे। मैंने कहा जो अमाउंट उससे रिसीव करूंगा, सेल्स रिटर्न होंगी, डिस्काउंट्स अगर वो मुझे मैं उसको अलाउ करता हूं, और अगर कोई कॉन्ट्रा सेटलमेंट है तो रिसीवेबल लेजर्स की क्रेडिट साइड पर लिखूंगा, राइट। बाकी अगर देखो सेल्स डेबिट साइड पे लिखी जाती है, मैंने इसके आगे फिर पढ़ाई नहीं। कैश रिसीव्ड, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्यू अकाउंट्स, अच्छा इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्यू अकाउंट्स वगैरह ये डेबिट साइड पे आते रहते हैं, ये इसकी वजह से ये गलत हो गया। वैसे होते नहीं है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर चार्ज कर दें तो वो डेबिट साइड पे आएंगे, उसका बैलेंस इंक्रीज करना होता है ना हमने, फिर यहाँ पे सेल्स आया तो इस वजह से हमने इसको गलत किया। तो ऑप्शन ए। हाँ जी, कोई इशू? 1300 मैंने कौन सा लिखा है? ये अमाउंट बेटा रिफंड कर रहे हैं, तो अगर हम लोग पे कर रहे हैं तो कैश ने क्रेडिट हो जाना है कि हमने पे किया। किसको पे किया? रिसीवेबल, रिसीवेबल डेबिट हो जाएंगे 13। क्लियर है अब ये बात? नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है हमारे पास एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स। बेटा एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, और इनको अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग डिस्कस करें ना, तो आप लोगों ने सिर्फ 2 अकाउंट्स याद रखने हैं, और वो 2 अकाउंट्स आपके पास बनेंगे कुछ इस तरह से। एक तो आपने अकाउंट अपने पास याद रखना है एक्सपेंसेस से रहते, एक्सपेंस अकाउंट, और दूसरा अकाउंट आपके पास आ जाएगा इनकम अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट एंड इनकम अकाउंट। अब देखें, अगर ये अकाउंट आपको समझ आ जाए ना, हर किस्म का एमसीक्यूज आप इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर ये अकाउंट आपको समझ आ जाए। और ये ना बिल्कुल कॉमन सेंस है, कोई ऐसी रट्टे लगाने वाली चीज नहीं है। बात सुनिएगा बेटा, मैं एक्सपेंसेस पे करूंगा इन द फॉर्म ऑफ कैश, मैं जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करूंगा? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। तो बेटा जितने भी कैश की फॉर्म में एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं वो हमेशा एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे नजर आएंगे। ये बात क्लियर है आप बच्चों? ये बात क्लियर है? अच्छा अब भी सोचें कि किसी किस्म का कोई एक्रूवल्स, कोई प्रीपेड नहीं है, तो जितने एक्सपेंस मैंने पे किए हैं वही मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस जाएंगे ना। अगर किसी किस्म का कोई एक्रूवल और कोई प्रीपेड ना हो तो जो एक्सपेंस मैंने ड्यूरिंग द ईयर पे किया हुआ है वही मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो मुझे ये अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। बेटा जब क्लोज करूंगा तो यहां पर आके क्या लिख दूंगा? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, इस तरह। तो ये जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। मुझे बताओ एक्सपेंसेस की नेचर क्या होती है? डेबिट। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट होना एक्सपेंस को शो कर रहा हो। क्लियर? अब अगर कभी आपसे ये पूछ ले कि भाई मैं एक्सपेंस के तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या वैल्यू लेकर जाऊं, तो आपको एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड से मिलेगी वो। क्लियर? अगर आपसे कभी पूछ ले कि भाई मैं अपना एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना लेकर जाऊं और इसमें एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट शामिल हो जाएं, तो बेटा हमेशा एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड से पता चलेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना चार्ज किया।
ये कैश पेड से कम भी हो सकता है और कैश पेड से ज्यादा भी हो सकता है। एम आई राइट? तो अगर कैश पेड पूछ ले, एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड से पता चलेगा कि एक्सपेंसेस के लिए कैश पे कितना किया, एक्सपेंस कितना चार्ज किया, एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड से पता चलेगा। ये बातें क्लियर है? ये बात क्लियर है? अब आ जाती है यहाँ पर दो सिचुएशन। 2 मिनट जरा सुकून से सुन लोगे ना, ये सारे क्रूज प्री पेमेंट क्लियर हो जाना है, फिर ये फाइनल अकाउंट में भी आपको इशू नहीं होना। अब देखें भाई, ऐसा हो सकता है कि मैंने एक्सपेंस पे किया और मैंने ज्यादा पे कर दिया। हो सकता है मैंने एक्सपेंस पे किया और मैंने ज्यादा पे कर दिया। कैसे? मैंने रेंट एक्सपेंस पे किया पूरे 1 साल का, मैंने 24,000 रुपये पे कर और इन एडवांस पे किए पूरे 1 साल के लिए। मैंने एंट्री क्या रिकॉर्ड की होगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट किया होगा, कैश को क्रेडिट किया होगा। कितने से? 24,000 से। एम आई राइट? लेकिन मैंने वो शॉप एक्वायर की थी 1 मार्च को और मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ है 31 दिसंबर। क्या मुझे पूरे साल का एक्सपेंस चार्ज करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने 10 मंथ नहीं बनते, 1 मार्च मैंने कहा था 10 मंथ का एक्सपेंस चार्ज करना चाहिए, जबकि मैंने एक्सपेंस पे कितने मंथ का किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है जैसे 2 मंथ का मैंने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है। तो ऐसा एक्सपेंस जो अभी तक मैंने किया ना हो लेकिन मैं उसकी पेमेंट कर चुका हूं, ऐसे एक्सपेंस को प्रीपेड कहा जाता है। राइट? अच्छा, मुझे यह बताओ, ये प्रीपेड एक्सपेंस मेरी लायबिलिटी है क्या एसेट है? तो टी अकाउंट के अंदर एसेट्स अपनी क्लोजिंग कौन सी साइड पे देते हैं? क्रेडिट साइड पे। क्लोजिंग की बात की तो कौन सी साइड पे देते हैं? क्रेडिट साइड पर। तो बेटा यहां पर आपने अपना क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंस लिख देना। ये बात क्लियर? जर्नल एंट्री क्या बनी है? प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट एंड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। किसी को कोई इशू? अगर बेटा इसका क्लोजिंग है तो ये सिचुएशन पिछले साल भी तो मेरे साथ हो सकती थी, तो उसका ओपनिंग भी तो आएगा। तो इसका ओपनिंग कौन सी साइड पे जाएगा? अब देखो, मैं क्लोजिंग से ओपनिंग पे गया तो ओपनिंग में कौन सी साइड पे लिखूंगा? तो यहां पे आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस, ये यहां पे। इट मींस दैट कि बेटा अगर आपके पास कोई प्रीपेड एक्सपेंस ओपनिंग है तो एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगा और क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंस है तो एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएगा। ऐसे ही है ना? गुड, शाबाश। और ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है ये चला जाएगा बैलेंस शीट में, करंट एसेट्स का पार्ट बन जाएगा। क्लियर? क्लियर? अच्छा, ये एक सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने एक्सपेंस कर लिया हो लेकिन उसके लिए पेमेंट ना की हो। ऐसा हो सकता है मैंने एक्सपेंस कर लिया हो और मैंने उसके लिए अभी तक पेमेंट ना की हो। मतलब मैं जो है रेंट पे कर रहा हूं, एक्रूअल बेसिस पे कर रहा हूं, क्वार्टरली रेंट पे करता हूं। 1 मार्च को मैंने शॉप एक्वायर की और हर 3 मंथ्स का रेंट मैं पे कर रहा हूं। 2,000 रुपीज पर मंथ रेंट है। पहला रेंट कब पे करूंगा? मार्च में शॉप एक्वायर की, 1 मार्च, अप्रैल, मई के एंड पर जाके मैंने रेंट पे कर देना है। कितना? 6,000 रुपीज और मई तक का रेंट पे किया। राइट? फिर मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, फिर ये 3 मंथ से क्वार्टर कंप्लीट हो गया।
अगस्त तक का रेंट पे कर दूंगा, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का रेंट मैं पे कर दूंगा, एम आई राइट। फिर आया दिसंबर और मेरा साल एंड हो गया और मैंने अभी तक पेमेंट नहीं की। अब मैंने नेक्स्ट पेमेंट कब करनी है? फेब के एंड पर। उस टाइम कितने मंथ की पेमेंट करूंगा? 3 मंथ्स की। लेकिन मेरी लायबिलिटी कितनी है? 3 मंथ्स नहीं, जितना टाइम गुजर चुका है और जिसको मैं यूज कर चुका हूं। तो मैंने सिर्फ दिसंबर के मंथ के लिए जाके अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी। जनवरी एंड फेब तो आया ही नहीं। जब आया नहीं तो उसकी लायबिलिटी कैसे बनेगी? अभी नहीं। तो 1 मंथ मेरी लायबिलिटी बन जाएगी कि मैंने रेंट पे करना है जो कि अभी तक मैंने पे नहीं किया। क्या मेरे एक्सपेंस का पार्ट नहीं बनना चाहिए इसे? क्या आपको लगता है कि 6 + 6 + 6 क्या 18,000 जाके मैं एक्सपेंस आउट कर दूं जो मैंने 3 पेमेंट्स की हैं? या मुझे 10 मंथ्स के लिए एक्सपेंस आउट करना चाहिए? 10 मंथ्स के लिए करना चाहिए 20,000, लेकिन मैंने पे कितना किया हुआ है? तो 2,000 मेरे ऊपर लायबिलिटी है और इसे हम लोग कहते रहते हैं एक्यूर्ड रेंट या एक्सपेंस। एक्यूर्ड एक्सपेंस। अब ये मेरी लायबिलिटी थी, तो लायबिलिटी अपना क्लोजिंग कौन सी साइड पे देती है? डेबिट साइड पर। तो हम लोग यहां पर आके इसको लिख देंगे और ये हमारी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के पोर्शन में चला जाए। तो अगर पिछले साल भी ऐसी सिचुएशन हुई हो तो इस साल इसके ओपनिंग रिकॉर्ड करूंगा। ओपनिंग कौन सी साइड पे आता है? एक्यूर्ड एक्सपेंस। ऑल क्लियर? एक्सपेंसेस के हवाले से एक्रूअल्स प्रीपेमेंट्स कंप्लीट हो गया। मैक्सिमम ये 6 चीजें हैं, मैक्सिमम। बस जरूरी नहीं कि 6 की 6, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, जो होंगी वो आपको बता देगा। कभी हो सकता है ओपनिंग ना हो लेकिन क्लोजिंग हो सकता है क्लोजिंग ना हो ओपनिंग पाया जाए। जैसी भी सिचुएशन होगी आपको बताएगा। कोई सी एक चीज मिस करेगा और आपसे पूछ लेगा। आपने ये अकाउंट बनाना है, सिर्फ जो बता रहा है वो पुट करें, जो मिसिंग वैल्यू है बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पे जाके फाइंड कर दें और उसे आंसर हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें इनकम के हवाले से, तो इनकम रिसीव की जाती है। जब इनकम रिसीव करूंगा तो एंट्री क्या रिकॉर्ड करूंगा? कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट। तो ये यहाँ पे आ जाए, इनकम को क्रेडिट कर दिया उस अमाउंट से जो इस साल मैंने रिसीव की। गॉट इट? जरूरी नहीं कि मेरी इनकम भी वही हो जो मैंने रिसीव की है, जरूरी नहीं है। अब अगर किसी किस्म का इसमें भी अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीवेबल ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ना पाया जाए तो मैंने जितनी इनकम रिसीव की होगी वो सारी की सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज कर दूं। एम आई राइट? तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करूंगा तो फिर इस अकाउंट की क्लोजिंग, तो क्लोजिंग जब करूंगा मैं इस साइड पर आऊंगा और यहां पे रिकॉर्ड करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसकी जर्नल एंट्री पढ़ना जरा। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट होना इनकम को शो, इनकम की नेचर क्रेडिट होती है, इनकम को शो करता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, एक्सपेंस को शो करेगा। मेरी बात गौर से सुनना, मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, मैंने ये नहीं कहा कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा। तो एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ये नजर आएगा। क्लियर? लेकिन जब हम कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा तो बेटा इनकम अकाउंट की डेबिट साइड पे ये अमाउंट नजर आएगी। क्लियर? आपने इनकम अकाउंट बनाना है और एक्सपेंस अकाउंट, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना। तो आपने यहां पे देखना है कि भाई मैं पूरे साल इनकम चार्ज कितनी करूं। गॉट इट? अब यहां पर भी बेटा 2 सिचुएशंस हो सकती हैं।
पहली सिचुएशन ये कि मैंने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी लेकिन अभी तक इनकम रिसीव नहीं। मैंने सपोज दिसंबर के मंथ्स की टीचिंग कर ली लेकिन दिसंबर के मंथ्स की इनकम 31 दिसंबर तक मुझे रिसीव नहीं हुई थी, वो मुझे जनवरी की 5th को जाके रिसीव हुई। लेकिन 31 दिसंबर तक तो मेरा एसेट है ना, किस नाम से कि मैंने ये रिसीव करनी है इनकम। इनकम रिसीवेबल अर्न्ड है, ये मैं इसका हकदार हूं। इनकम रिसीवेबल है, एसेट है या लायबिलिटी? कौन सी साइड पे लिखूं इसका क्लोजिंग? क्रेडिट साइड पर इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल इसको लिखा जाएगा और ये आ जाएगी इधर। और इसे एक्रूड इनकम के नाम से भी बुलाया जाता है। इनकम रिसीवेबल का दूसरा नेम है एक्रूड इनकम। अब ये इसका क्लोजिंग इस साइड पर, तो ये हमारी बैलेंस शीट में कौन सी साइड पर जाएगा? करंट एसेट्स के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगा जितनी भी इनकम रिसीवेबल हो। और अगर यही नेक्स्ट ईयर में चला जाए तो नेक्स्ट ईयर का ये ओपनिंग बनेगा, कौन सी साइड पे लिखा है? और अगर ये प्रीवियस ईयर भी यही हाल हुआ हो तो इस साल का ओपनिंग बनेगा। अगर प्रीवियस ईयर भी यही हाल हुआ हो तो इस साल का ओपनिंग बनेगा। कौन सी साइड पे जाके लिखूंगा? डेबिट साइड पे एक्रूड इनकम। क्या ये बात समझ आ चुकी है सब बच्चों को? क्लियर है? अच्छा बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इनकम एडवांस में ले ली। मैंने इनकम एडवांस, मैंने दिसंबर के मंथ में नेक्स्ट 2 मंथ्स की सैलरीज एडवांस में ले ली। तो बेटा दिसंबर में जब रिसीव की होगी तो वो तो जितनी अमाउंट मैंने रिसीव की होगी इनकम के अकाउंट में उतनी ही मैंने क्रेडिट की होगी। लेकिन क्या इस साल इनकम सबको बन जाना चाहिए? जो जनवरी और फेब के मंथ की जो सैलरी मैंने रिसीव की वो नेक्स्ट ईयर को ट्रांसफर होनी चाहिए। तो फिर मेरे ऊपर लायबिलिटी नहीं बन गई कि मैंने नेक्स्ट 2 मंथ्स की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। और ये वो इनकम है जो अभी तक मैंने अर्न नहीं की। क्लियर? तो ये अनअर्न्ड इनकम है। गॉट इट? मेरी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी अपना क्लोजिंग कौन सी साइड पर देंगे? किस नेम से? अनअर्न्ड इनकम या फिर इनकम इन एडवांस, एक ही बात है। तो बेटा अकाउंटिंग मुश्किल नहीं है। अकाउंटिंग सिर्फ आपसे ये कहती है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम किसी और को ना सोचो। शिर्क नहीं बर्दाश्त होता इससे भी। जब आपने अकाउंटिंग करते हुए किसी और को सोच लिया तो अकाउंटिंग नहीं। क्लियर? तो आपने जितनी भी बातें करनी हो ना अकाउंटिंग से करो, अकाउंटिंग के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। राइट? अच्छा, अब अगर यहां पर हमने इस साल क्लोजिंग की तो अगले साल को ओपनिंग कौन सी साइड पे जाके रखेंगे? क्रेडिट साइड। और अगर यही सिचुएशन प्रीवियस ईयर के साथ भी हुई हो तो उसने इस साल ओपनिंग देना है कौन सी साइड पर? ये आ जाएगा अनअर्न्ड या फिर इनकम इन एडवांस। और ये अनअर्न्ड इनकम या इनकम इन एडवांस आपकी लायबिलिटी तो बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के तौर पे चली जाती। यहां तक किसी को कोई इशू?
आपके एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स खत्म हो इन दो अकाउंट्स के ऊपर। फिर जो भी क्वेश्चन आए ना इजीली सॉल्व हो सकते हैं। जैसा कि अब यहाँ पे देखें, कुछ भी बताए इससे नहीं परेशान होना। ये देखें उसने आपसे क्या कहा फर्स्ट क्वेश्चन में, द इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 30th April 2005 वाज एज फॉलो। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अकाउंटिंग ईयर का क्या रखना कि हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड कौन सा है। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड कौन सा है? 30th April। कहता है कि ये आपके पास है, कहता है what are the amounts for inclusion in the financial statement for the year ended 30th April 2005। अब हम लोग इसको जैसे ही ये क्वेश्चन आए आपने टी अकाउंट बनाना। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्रूड कब? 1 मई 2004। तो ये 1 मई 2004 क्या है? ओपनिंग है, नेट 2005 में मौजूद। एक्रूअल्स है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, कौन सी साइड पे जाएगी? और जब आप एमसीक्यूज कर रहे हो तो साथ में डिस्क्रिप्शन ना लिखो, आप सिर्फ अमाउंट पे फोकस करो, ये अमाउंट कहाँ जाए। ये ना हो कि यहाँ पे एक्रूड एक्सपेंस लिखते लिखते 2-3 मिनट जाए हो जाए। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई है? मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड है 30th April, तो स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 मई 2004। कहता है तब आपने 250 रुपए पे करने थे। तो मैंने जाकर रिकॉर्ड कर दिया। ये बात क्लियर? फिर कहता है आपने जो ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट्स की है ना, वो आपने ये पेमेंट्स की हैं, अलग अलग लिख लो, या जितनी पेमेंट्स की होंगी मैंने कौन सी साइड पे लिखी होंगी? एक्सपेंस को डेबिट किया होगा। कितना? ये टोटल देखिए मेरे पास कितना बन जाता है, 1625। ओके, अच्छा फिर देखें, कहता है ये जो, और इसके बाद एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स या तो आपको खुद बता दे क्वेश्चन के अंदर, या ये होता है कि हमें लास्ट अमाउंट से जाके पता चलता है कि एक्रूअल्स है या प्री। तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपको बताए। वैसे नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी बिल किस तरह से चलता होता है? एक्रूअल बेसिस पे। पहले हम लोग, अब जैसे अब ये जून चल रहा है, तो हमारे घरों में जो आजकल बिल आए हुए होंगे ना, वो मई के मंथ के होंगे, पे जून में कर रहे हैं हम। तो मई में अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया है तो वो पेएबल है, वो एक्रूड है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे गौर से देखिए, भाई मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड कब हुआ और मैंने कब तक की पेमेंट कर दी है? यहां तक की मैंने पेमेंट क्लियर कर दी, मार्च तक की, अप्रैल एंड मई। तो 2 मंथ्स की तो अभी तक उसने बात ही नहीं की। तो 2 मंथ्स का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल है। मार्च, अप्रैल, सॉरी अप्रैल तक का है, तो मार्च तक पे कर दिया, तो 1 मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल है। अब बात ये आ गई कि पेएबल है, ये तो मुझे पता चल गया, मैंने यहां लिखना है। क्या लिखूं? तो आपको बाज़ औक़ात बता देता है कि भाई हमने देखा कि 30th अप्रैल तक हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है उस पे उतने यूनिट कंज्यूम हो चुके हैं, तो उसके मुताबिक हमारी एस्टिमेशन है कि इतना बिल हमारा आ जाएगा, तो मैं जाके लिख लूंगा, राइट। लेकिन अगर आपको कुछ ना बताए तो आपने लास्ट पेमेंट देखनी है और उसके मुताबिक देखोगे पर मंथ बिल कितना बनता है। लास्ट क्वार्टरली पेमेंट थी कितनी? 450, तो पर मंथ कितना है? तो 150 पेएबल है। एक्रीबल। क्या आपको मेरी ये बात समझ आ गई है? ये बात बच्चा वहां पे ऐसे ही कंफ्यूज होता है कि सर वो मार्च तक तो मुझे समझ आ गया था, उसने पे कर दिया था, ओपनिंग में बता दिया था, सर क्लोजिंग उसने बताया नहीं, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लेके जाता? तो वो 1625 में से ना सिंपली 250 माइनस करता है और आंसर दे देता है कि ये लेके जाऊंगा, और आपके एमसीक्यूज में वो मौजूद हो तो आप गलत हैं, राइट। तो अब आप ये देखें कि भाई लास्ट मंथ पेएबल है, लायबिलिटी है आपकी। उसने क्या आपसे कहा कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी वालों का मीटर कटवा दिया?
तो भैया आपने पे करना है बिल। अब क्वेश्चन याद है कितना करना है, तो उसे चाहिए था मुझे बताता, उसने नहीं बताया, तो मैं अज्यूम करूंगा जो लास्ट मेरा बिल आया है उसके मुताबिक, क्लियर, उसके मुताबिक मैं पर मंथ रेट कैलकुलेट कर लूंगा। तो 1 मंथ पेएबल तो मैंने 150 रिकॉर्ड कर दिया। अब अगर मैं इसको एक्सपेंस आउट करूं तो बताएं इनकम स्टेटमेंट में कितनी अमाउंट चली जाएगी, 1525। बेटा इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस के तौर पर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल रिकॉर्ड करूंगा 15, और अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट के अंदर अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा 150। इसमें से कौन सा ठीक होगा? जी बेटा उससे पहले वाले तो सारे पे हो चुके हैं ना। अब जैसे जून 2004 पिछले साल की बात कर रहा है, कहते हैं जून 2004 तक पे कर दिया। मुझे लास्ट बिल ने बताना है कि भाई तुम कब तक पेड हो। उसने कहा कि भाई मार्च तक तो पेड हूं। तो मैंने कहा कि यार सिर्फ अप्रैल ही है जिसका मैंने बिल नहीं पे किया हुआ। ओके, इसने लास्ट बिल ने हमेशा बताना है कि वो कब तक पेड है, और ये प्रीपेड है या एक्रूअल। अगर यहीं पे मार्च ना होता और यहाँ पे होता मई, सपोज यहाँ पे मार्च ना होता, यहाँ पे होता भाई मैं मई तक पेड हूं, जबकि मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है? अप्रैल। 1 मंथ का प्रीपेड आना। क्लियर कि एक महीना भाई तुम एक्स्ट्रा पेड हो, तो मैं जाके क्रेडिट साइड पे 150 लिख देता। बात क्लियर हुई है सब बच्चों को? गुड। नेक्स्ट, ईयर एंड ऑफ X is 31st December. The entity pays for its electricity by standing order of ₹100 per month. बहुत कमाल का क्वेश्चन है। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? चैप्टर नंबर 10 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्या होता है? मैंने बैंक वालों से कहा हुआ है कि भाई हर महीने 100 रुपए तुमने जाके पे कर देने, और बैंक वाले फिर मेरे ऑर्डर्स पर काम करेंगे, तो हर महीने वो पे कर रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई? तो पूरे महीने में कितनी पेमेंट वो कर देंगे? पूरे महीने में टोटल कितनी वो पेमेंट्स कर देंगे? सॉरी यार, वही 1 साल कहना चाह रहा हूं। कैश 1200। अच्छा अब देखो भाई, बैंक वालों से हमने कहा था कि भाई तुम ना हर महीने ना 100 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल के तौर पर जाके पे करते रहना, और उन्होंने ऐसा ही किया। फिर क्या हुआ? ऑन 1 January 2005 the statement from the electricity supplier showed that X has overpaid by rupees, हमने 25 रुपए उनको ज्यादा पे कर दिए। X has overpaid by ₹25, लेकिन कब? 1 जनवरी। और मैं कौन सी डेट पर मौजूद हूं? तो ओपनिंग है, क्लोजिंग ना लिख देना। 25 रुपए एसिड है मेरा जो मैंने यहां पर ओवर पे किया हुआ है, प्रीपेड है, एक्स्ट्रा पेड है, एसिड है, लेकिन यहां पर है। ये बात क्लियर हो गई है सब बच्चों को? अच्छा फिर सुनिए, कहते हैं एक्स रिसीव्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द 4th quarter स्टार्टिंग ऑन 1 जनवरी एंड एंडिंग ऑन 31 दिसंबर। हमने कहा यार काम ही आसान कर दिया है तुमने, क्योंकि इसमें अब देखो जो 1 जनवरी से बिल आया 31 दिसंबर तक, और वो बिल हमारे पास कुछ इस तरह से आए, ये 4 क्वार्टर्स के पे 1200 की है इस मंथ पर मंथ 100 रुपए करके। लेकिन जो एक्सपेंस आउट मैंने करना है ना इनकम स्टेटमेंट में, वो मैंने बिल की अमाउंट्स के मुताबिक करना है जो एक्चुअल बिल आया होगा। तो मेरा एक्चुअल एक्सपेंस तो वही है ना,
ये कहां से कहां तक का है? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। तो मुझे एक्सपेंस आउट भी तो इसी टाइम ड्यूरेशन का करना चाहिए। ये इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू है। ऐड करो कि इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस आउट कितना करो जी? 1300 मुझे इस मर्तबा इलेक्ट्रिसिटी बिल आए इस साल के इन टोटल, उसमें से मैंने पे कितना किया? 1225 रुपए पहले का पे था, अभी भी 75 रुपीज मेरी लायबिलिटी है कि मैंने पे करना है। तो उसने आपसे पूछा क्या है? द एक्सपेंस फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंड इज रुपीज। तो अगर एक्सपेंस आउट की बात, ये तो बड़ी इजी सी बात उसने, मतलब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मुझे ये अकाउंट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं थी एक्सपेंस आउट के लिए, मैंने सिर्फ बिल्स को ऐड कर देना था ऐसी सिचुएशन में। क्लियर है ये बात? तो बेटा एक्सक्लूड किया है तो उसने अपोजिट साइड पे आया हुआ है, वो एक्सक्लूड किया है तो अपोजिट साइड पे आया है ना। क्लियर? और अगर यहाँ पे पूछता ना कि आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या अमाउंट लेके जानी है, तो मैं उसे कहता एक्रूड एक्सपेंस ऑफ ₹75। क्लियर जी? नेक्स्ट देखें। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही आ गया और सेम क्वेश्चन है। से स्टेटमेंट चेंज, व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ फॉर इलेक्ट्रिसिटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर एंडेड। तो हाँ, तो फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट, हाँ तो यही जाएगा। At 1st January 2005, Michael had a prepayment of ₹200। अब 1 जनवरी की बात की तो मतलब ये 200 ओपनिंग के तौर पर होगा। कौन सी साइड पे आएगा? In respect of rent, he paid ₹1200 on 1st March in respect for the of the year ending 28th April, मतलब पे कर दिया उसने। लेकिन ये जो पेमेंट की है ना इसने 1200, ये इसने पूरे साल के लिए की है और वो साल एंड हो रहा है और मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, तो 2 मंथ्स का प्रीपे कितना कितना 200। ओके, 1200 पूरे साल का था तो 1 महीने का 100 रुपया, तो 2 महीने के 200 रुपए। ओके, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, तो 1 महीने का 100 रुपया, तो 2 महीने के 200 रुपए जाके रिकॉर्ड। इनकम स्टेटमेंट को कितना चार्ज करें? जितना ओपनिंग था प्रीपेड उतना ही क्लोजिंग है, तो जो कैश पे किया है वही इनकम स्टेटमेंट को चार्ज कर। क्या? हाँ, तो क्या हुआ है? पूछ क्या रही हो? क्वेश्चन क्या है? हाँ, तो 1200 जाएगा प्रॉफिट और लॉस में। हाँ जी, क्वेश्चन 4 दोबारा समझा दें। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले ना उसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं कि हम लोगों ने वर्किंग किस चीज के लिए करनी है। तो एंड पे कहते हैं टू चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइट एंड हीट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड 31st March 2005 is रुपीज।
बेसिकली हमारा अकाउंटिंग पीरियड तो 12 मंथ्स का चल रहा होता है, तो आपका नॉलेज टेस्टिंग हो रही है। ओके, उसने कहा भाई 15 महीने का हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, उसके मुताबिक बताओ कि अगर ये 15 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड हो, मतलब हमारे पास हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया था ना वो 1 सितंबर ईयर 1 में किया, 1 सितंबर ईयर 1, सितंबर 1 अक्टूबर नवंबर दिसंबर, साल एंड हो गया। अब क्या 3 माह की स्टेटमेंट बनाए? हमने कहा छोड़ो, नहीं बनाते, हमने अगला साल भी पूरा शामिल कर दिया। आप जब स्टेटमेंट्स बनाएंगे 15 महीने की बनाएंगे। क्लियर? तो कुछ ऐसी सिचुएशन है, लेकिन उसने कहा जो मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है वो 31 मार्च को जाके हो रहा है। अब क्या किया हमने, कहते 31 दिसंबर 2003। अब देखिए भाई, अगर इसका एंड हो रहा है ना 31 मार्च 2005 और 15 महीने की स्टेटमेंट है, तो इसका स्टार्ट हुआ होगा 1 जनवरी 2004, 1 जनवरी, और उसके ओपनिंग बैलेंसेस मुझे मिलने हैं 31 दिसंबर 2003 को। तो ओपनिंग बैलेंस बता रहा है टोनी हैड accrued rupees 240 in respect of light and heat for the quarter ending 31st December 2003. For the quarter ending 31st December 2003, in January 2004, he discovered that he had under accrued rupees 10. In January 2004, he discovered that he had under accrued by rupees 10. अब यहां पर देखें तो भाई ओपनिंग के तौर पर लेकर आए 31 दिसंबर को हम लोगों ने क्या कहा कि 31 दिसंबर 2003 को जो क्वार्टर एंड हो रहा है उसका जो बैलेंस है हमारे पास एक्रूअल्स के तौर पर वो 240 है। ये बात समझ आ गई है? अच्छा, जनवरी में जाके उसे रियलाइज हुआ कि यार ये जो मैंने 240 लिखवाया था ना, ये मैंने 10 रुपए कम लिखवाए। बेसिकली 240 नहीं है, ये 250 है। ये बात समझ आ गई है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने ओपनिंग को जाकर ये बात क्लियर? अच्छा, फिर क्या कहते हैं, अमाउंट 260, 220, 210, 230, फिर रिलेटिंग टू द क्वार्टर, ये फर्स्ट क्वार्टर है, जनवरी से लेकर मार्च तक, अप्रैल से लेकर जून तक, सितंबर से नहीं, जुलाई से लेकर सितंबर तक, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक कहता है। और डेट जो पेमेंट की है वो मार्च तक की जो पेमेंट हमने की 260 की, वो पेमेंट कब की? 1 अप्रैल, 15 अप्रैल, 17 जुलाई, 14 अक्टूबर, 19 जनवरी। मैं कौन सी डेट पर मौजूद हूं? इट मींस दैट कि ये सारी की सारी पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर हो गई, तो मैंने इसके अगेंस्ट कैश पे कितना कर लिया? 260, 220 वगैरह वगैरह जी 9 ओके। अच्छा, ये वो अमाउंट है जो हम लोगों ने पे कर दी, लेकिन ये हम लोगों ने कौन से अरसे तक पे की हुई है? 31 दिसंबर। अब हम लोगों ने 31 मार्च तक का बिल भी पे करना था, लेकिन बेटा 31 मार्च तक का बिल हम पे अप्रैल में करते हैं। ऊपर भी अगर आप लोग देखें तो हाँ 31 मार्च 2004 तक का, लेकिन पे कब किया था हम लोगों ने? अप्रैल। अभी भी हम लोग ऐसे ही करें। तो कहता है कि टोनी हमेशा एक्रूड एक्सपेंस करता है। तो भाई कितने के करता है? कहता है जितना लास्ट बिल होता है ना वो उसका एक्रूअल, जितना लास्ट बिल होता है वो उसका एक्रूअल। तो लास्ट बिल कितना है?
तो एक्सपेंस आउट कितना हो जाएगा? एक्सपेंस आउट कितना हो जाना है? क्या इनकम स्टेटमेंट को कितनी अमाउंट जाएगी? Tony had accrued to 40 in respect of item or the अच्छा अच्छा, बात सुने यहाँ, ये जो हमारे पास पेमेंट आ रही है, ये जो फर्स्ट 260 की पेमेंट आ रही है, ये कौन से टाइम पीरियड के लिए है? तो ये स्टार्ट कहां से हुई होगी? ये बात क्लियर? तो ये जो हमारे पास पहले से पेएबल थी अमाउंट, पहले से पेएबल थी, या ये नहीं हमने पे की होगी, पर ये कब तक के लिए थी? 31 दिसंबर 2003। तो ये हमने पे कब की होगी? जनवरी में। तो जनवरी में हमने अभी तक इसकी पेमेंट नहीं लिखी। अब ये 10 रुपीज बताने का मकसद यही था कि मैंने अपनी लायबिलिटी 240 रिकॉर्ड की हुई है, लेकिन जब मैं इसको जनवरी में पे करने के लिए गया तो मैंने इसको पे कितने का किया? तो फिर तो बेटा 920 मैंने ये वाले पे किए जो कि ड्यूरिंग द ईयर बन रहे थे, 920 ये पे किए। साथ में जो पिछले साल का जो मैंने एक्रूड एक्सपेंस था मैंने वो भी पे किया। मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था 240, लेकिन जब बिल आया तो वो 240 नहीं था, तो जो आया था मैं वो पे कर दूंगा। अब वो जो एक्रूअल है ना 10 का, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाना है, वो ऑटोमेटिकली, आपने दोबारा से उसको नहीं लिखना, उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाना है। और कहता है कि लास्ट क्वार्टर का बिल पेएबल है, वो हमने जाके लिख दिया। कितना? कहता है कि लास्ट बिल जितना, तो लास्ट बिल कितना था? 230। अब जाकर देखो इनकम स्टेटमेंट में कितनी अमाउंट आ जाएगी? ओके 1160। एक मिनट, इसमें 1160 राइट। अब इस क्वेश्चन में ना ट्विस्ट यही था, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट यही था कि उसने ओपनिंग लायबिलिटी बता दी। बेटा जब पहली पेमेंट की जाती है ना, उसमें पहली पेमेंट में ओपनिंग लायबिलिटी को सबसे पहले सेट ऑफ किया जाता है। जब हम लोग पहली पेमेंट करते हैं तो पिछले साल की जो लायबिलिटी होती है ना, सबसे पहले उसको सेट ऑफ किया जाता है। अब मेरे पास लायबिलिटी थी 240 की, उसने इसके बारे में खामोश रहा और मुझे अगले सारे बिल्स बता दी। कहते हैं 1 जनवरी से 1 मार्च तक का ये बिल था और हमने इस डेट को पे कर दिया। नेक्स्ट भी मुझे सारे बता दिए, मैंने अकाउंट फॉर कर दिए। लेकिन सबसे पहली जो मैंने पेमेंट की होगी ना, वो मैंने 1 जनवरी 2004 में की होगी, प्रीवियस क्वार्टर का बिल जो पेएबल था। और वो कितना? लायबिलिटी 240 की थी, उसने कहा भाई 240 नहीं था, मैंने लायबिलिटी को 10 रुपीज से अंडरस्टेट किया हुआ है, तो बिल कितने का आया? 250 का। तो जाके मैंने 250 पहले उसको। क्लियर? ये बातें क्लियर हैं? अच्छा बेटा, ये वो क्वेश्चन थे जो मतलब आप लोगों को सही टफ टाइम दे रहे थे, और आपके सारे एक्रूअल प्रीपेमेंट्स के कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। अब इसके अलावा जो ये 5 क्वेश्चन है ना इधर, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं और आप लोगों ने देखना है कि एक्रूअल प्रीपेमेंट्स का हमारे प्रॉफिट्स पर
या हमारे एक्सपेंसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। और जो बात नहीं समझ आएगी, कल वैसे तो हम लोगों ने फाइनल अकाउंट डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले 10 मिनट हम एक्रूअल्स प्रीपेमेंट्स को देंगे। क्लियर? ताकि आपका ये प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट, एक्सपेंसेस के ऊपर इम्पैक्ट, एक्रूअल्स आ जाए तो क्या, प्री पेमेंट्स आ जाए तो क्या इम्पैक्ट जाएंगे, ये इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।